हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेज में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में जिनमें कायरल सेंटर होता है फिर भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और द सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेकिन आज की क्लास में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि जिनमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता है फिर भी वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आज की क्लास में हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि जिनमें कायरल सेंटर नहीं होने के बावजूद भी मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन एलीन्स का। एलीन क्या होती हैं? दैट इज क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड और एलीन ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन भी हो सकते हैं या ऑड भी हो सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले इस वाले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जिसमें क्यूमुलेटिव 2 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट और इससे जुड़ने वाले ए ग्रुप हैं ए बी इससे और सी और डी इससे। ये वाले मॉलिक्यूल इस तरह का जिसमें n की वैल्यू इवन है वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जबकि इसी के रेस्पेक्ट में एक दूसरा मॉलिक्यूल भी अपन ले सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड केवल 1 हो या फिर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव 3 हो इस तरह का, और इससे जुड़ने वाले ग्रुप ए बी और इससे जुड़ने वाले ग्रुप सी एंड डी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है। जैसे इस मॉलिक्यूल की आप स्ट्रक्चर देखोगे, जो एलीन यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, देखो आपको पता है इस कार्बन में अगर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो अगर ये कार्बन प्लेनर है तो ये वाला कार्बन इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह रहेंगे जिसमें दो ग्रुप इस कार्बन से जुड़ने वाले विल बी इन द सेम प्लेन और इस कार्बन से जुड़ने वाले दोनों ग्रुप विल बी इन द परपेंडिकुलर प्लेन। आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल में जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की है। अगर इस कार्बन से जुड़ने वाले दोनों ग्रुप अलग हैं और इस कार्बन से भी जुड़ने वाले दोनों ग्रुप अलग हैं तो इस मॉलिक्यूल में कोई भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री या मैं कहूँगा प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई नहीं देगा। आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट करेंगे तो ये वाला और ये वाला रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, या फिर अगर इसको इस तरह कट करेंगे तो इसमें ये वाला और ये वाला भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर ए एंड बी, अगर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ से, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड C इज़ नॉट इक्वल टू D, तो हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा और कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक आउट ऑफ द प्लेन जाएगा और एक बिलो द प्लेन जाएगा। वेल दीज टू विल बी इन द सेम प्लेन। तो हम कह सकते हैं कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आया नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो इन मॉलिक्यूल्स में होता ही नहीं, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स में बात करी जाए तो क्योंकि ये एक ही प्लेन में है, ये वाला तो सिंपल ही दिखाई देता है एल्कीन, ये तो सिंपल एक ही प्लेन में है, तो इस मॉलिक्यूल में चाहे ए बी के बराबर हो या ना हो, सी या डी के बराबर हो या ना हो, एक प्लेन तो इस मॉलिक्यूल में हमेशा पाया जाएगा विच इज़ द मॉलिक्यूलर प्लेन, जिसके बारे में हम लास्ट क्लासेज में बात कर चुके हैं। अगर बोर्ड एक प्लेन है और उसी में सारे एटम्स मौजूद हैं देन देयर विल बी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिससे कि मॉलिक्यूल सारे के सारे एटम्स बाइसेक्ट हो जाएंगे। ए बी, दिस कार्बन, दिस सी एंड डी विल ऑल विल बी बाइसेक्टेड और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इस मॉलिक्यूल में हमेशा ही आएगा। बात करते हैं इस एलीन सिस्टम की जिसमें क्यूमुलेटिव 3 डबल बॉन्ड्स हैं जिसमें n की वैल्यू ऑड है। इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन। दूसरा अगला डबल बॉन्ड है दैट विल बी परपेंडिकुलर, और तीसरा डबल बॉन्ड है वो दोबारा फिर एक ही प्लेन में आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि पहला कार्बन और तीसरा कार्बन दे आर इन द सेम प्लेन। सो टर्मिनल कार्बन सेम प्लेन में है तो उनसे जुड़ने वाले एटम्स भी सेम प्लेन में होंगे। मतलब यहाँ पर ए और बी सेम प्लेन में आएंगे, दिस सी एंड डी विल आल्सो बी इन द सेम प्लेन। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि पहला डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इस तरह रहेगा, दूसरा परपेंडिकुलर रहेगा, तीसरा वापस फिर से यही रहेगा। तो अगर इससे जुड़ने वाले एक प्लेन में आएंगे तो पहले वाले कार्बन से जुड़ने वाले एटम्स भी सेम प्लेन में आएंगे, और सेम प्लेन में आ जाने की वजह से देयर विल ऑलवेज बी ए मॉलिक्यूलर प्लेन जो इन सारे मॉलिक्यूल्स को कट कर देगा और सारे एटम्स को कट कर देगा। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री विल ऑलवेज बी देयर इन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर पीओएस रहेगा तो ये मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। तो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल से क्या सीखा? हमने ये कंक्लूजन निकाला कि मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कोई कायरल सेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्टिव है और ये तो इनएक्टिव हमको साफ साफ दिख ही रहा है। पिछली क्लासेस में हमने बात करी थी जिनमें कायरल सेंटर है लेकिन फिर भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, पीओएस और सीओएस का एब्सेंस होना इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं और उसमें आप लोगों को बताना है कि कौन मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन इनएक्टिव होगा। जैसे ये वाला मॉलिक्यूल लिया FCl और यहाँ पर दिस इज आल्सो F एंड Cl, तो हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा तो आउट ऑफ दीज टू वन विल बी आउट ऑफ द प्लेन अबव द प्लेन एंड वन विल बी बिलो द प्लेन। A इज नॉट इक्वल टू B and C is not equal to D, so there will never be plane of symmetry in this molecule, so this molecule will be optically active। तो ये तो रही एलीन की बात। इस तरह हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में डिस्कस कर सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आप लोगों को, आप लोग ट्राई करिएगा और बताइएगा कि किस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप लोग एक पॉज लीजिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमको बताना है कि ये इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, या एक्टिव है या नहीं। जैसे यहाँ पर हम एलीन की बात करते हैं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि हमको एलीन सिस्टम बनाना है। इस वाले मॉलिक्यूल में अगर हम देखेंगे तो ये CH3F बराबर नहीं है, बट यहाँ पर इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप बराबर हैं तो C इज इक्वल टू D। तो यहाँ से इस प्लेन में अगर ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन ये हुए और ये वाले इन द प्लेन हुए तो इस मॉलिक्यूल में हम इस तरह का एक प्लेन कट कर सकते हैं और ये दोनों मिरर इमेज हो जाएंगी। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री विल एग्जिस्ट इन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड दिस विल बी इनएक्टिव। एक्टिव होने के लिए इवन नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स में, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स में A नॉट इक्वल टू B तो होना ही चाहिए, एज वेल एज C आल्सो नॉट इक्वल टू D। लेकिन यहाँ पर ये वाला आइटम बराबर हो गया। इस वाले मॉलिक्यूल में भी आप करेक्ट करिएगा, एक बीच में डबल बॉन्ड और आएगा और तब आपको बताना है कि अब ये एक्टिव है या इनएक्टिव है। यहाँ पर देखेंगे सो देयर आर N इक्वल टू इवन, A is not equal to B, C is not equal to D. So this molecule is also optically active because plane of symmetry does not exist in this molecule. ऐसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आप लोग एक कार्बन और बनाइएगा इसके बीच में और ये वाला मॉलिक्यूल है। इनमें अगर आपको बताना है कि यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो ये दोनों तो अलग हैं बट ये वाला ग्रुप सेम आ गया। सो सेम आ जाने की वजह से देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? अगर ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, देन वी कैन कट दिस मॉलिक्यूल लाइक दैट, जिसमें O और O विल रिफ्लेक्ट दिस एटम, दिस एटम, दिस एटम, ऑल विल बी बाइसेक्टेड। सो दिस मॉलिक्यूल विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझे कि नहीं? नेक्स्ट अपन कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं। जैसे आपको फर्दर एक कंपाउंड दे दिया इस तरह का, इस तरह का आपको मॉलिक्यूल दे दिया, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? जैसे यहाँ पर हम देखेंगे इससे जुड़ने वाले दोनों ग्रुप अलग हैं, इससे जुड़ने वाले दोनों ग्रुप अलग हैं। सो देयर विल नॉट बी प्लेन ऑफ सिमेट्री बिकॉज ये अबव द प्लेन होगा, ये बिलो द प्लेन होगा। और जब कट करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला आइटम तो बाइसेक्ट हो जाएगा बट दिस विल नॉट रिफ्लेक्ट ईच अदर, और हम कह सकते हैं कि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली
एक्टिव मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अपन कुछ ऐसे केसेस की बात करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा डबल मतलब और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहे हैं। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ से जुड़ने वाला ग्रुप ये हुआ और यहाँ से जुड़ने वाला ग्रुप ये वाला हुआ। ऐसे मॉलिक्यूल में हम देखेंगे तो ये 3 डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, टर्मिनल कार्बन विल ऑलवेज बी इन द सेम प्लेन, और सेम प्लेन में आ जाने की वजह से एक मॉलिकुलर प्लेन तो रहेगा ही जो इन सारे एटम्स को एक साथ कट करेगा, और ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, और ऐसे मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, चाहे ये दोनों अलग अलग भी हैं तो भी। तो ये तो हुआ एलीन सिस्टम की बात, जिसमें हमने ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव होने के बारे में पढ़ा विदाउट इवन हैविंग द कायरल सेंटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ बाईफिनाइल सिस्टम की। कुछ ऐसे फिनाइल रिंग दे दी जाती हैं अपने को और उसमें पूछा जाता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं या इनएक्टिव। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो 2 फिनाइल रिंग जब भी कभी किसी इस तरह जुड़ी रही होंगी तो दे विल ऑलवेज बी प्लेनर, एक ही प्लेन में रहेंगी। लेकिन अगर इन मॉलिक्यूल से बल्कि ग्रुप जोड़ दिया जाए इनकी ऑर्थो पोजीशन से, तो हो क्या जाएगा, मान के चलो इधर ए ग्रुप जुड़ा है, इधर बी जुड़ा है, इधर सी है और इधर डी है। अब आपसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो देखेंगे क्या कि यहाँ बल्कि ग्रुप हो जाने की वजह से इन दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होगा। अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये वाले रिंग में, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है दिस कैन रोटेट, और ये वाली रिंग जो होगा क्या, ये वाला अगर एक प्लेन में रिंग होगी तो ये वाला प्लेन चेंज हो जाएगा एंड दीज 2 रिंग्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू अवॉइड द रिपल्सन्स बिटवीन दीज द बल्की ग्रुप्स, और अब मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करेगा, तो होगा क्या, इसमें रोटेशन हो जाएगा और मॉलिक्यूल इस तरह हो जाएंगे। तो जो C वाला है दैट वन विल गो आउट ऑफ द प्लेन एंड अदर वन विल गो बिलो द प्लेन, क्योंकि जब ये रिंग घूम जाएगी तो एक ग्रुप अबव द प्लेन आएगा और एक ग्रुप बिलो द प्लेन जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में हमसे पूछा जाए, इट इज़ सेम लाइक द एलीन सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन आ चुके हैं, A इज़ नॉट इक्वल टू B। अगर ऐसा होता है दैट इफ A इज़ नॉट इक्वल टू B एंड C आल्सो डज नॉट इक्वल टू D, सो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में नहीं आएगा और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बाईफिनाइल की जगह एक ट्राईफिनाइल सिस्टम ले लेते हैं जिसमें बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग इस तरह जुड़ी हुई हैं, और इस वाले मॉलिक्यूल बीच वाली रिंग से बल्की ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसकी ऑर्थो पोजीशन से कुछ कुछ बल्की ग्रुप दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। दीज आर द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप्स विच आर अटैच्ड एट ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पर ग्रुप A जुड़ा है, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। अब इस मॉलिक्यूल में हमसे बात करी जाए और पूछा जाए कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो हम कह सकते हैं जो बीच वाली रिंग है दैट विल फील रिपल्सन, तो इसमें ये वाले एटम्स सब अबव द प्लेन चले जाएंगे और ये वाले बिलो द प्लेन चले जाएंगे। मतलब बीच वाली रिंग कुछ इस तरह हो जाएगी, पहली वाली रिंग एक प्लेन में, ये परपेंडिकुलर, और तीसरी वाली रिंग भी एक ही प्लेन में आएगा। सो C, D, A, B एंड दीज एटम्स विल ऑलवेज बी इन वन प्लेन। तो इस मॉलिक्यूल में इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा रहेगा जो इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा। ये वाले एटम विल रिफ्लेक्ट दिस, ये वाले एटम को रिफ्लेक्ट करेंगे और हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाने की वजह से ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। बात समझ में आई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स की, दैट इज DL कॉन्फ़िगरेशन। जो DL कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज नॉट रिलेटेड विद द प्रीवियस टर्म विच वी हैव स्टडीड, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो और लीवो को हम डिनोट करते थे स्मॉल d से या स्मॉल l से। तो जो ये कैपिटल D और कैपिटल L है ये स्मॉल d और स्मॉल l से रिलेटेड नहीं है। ये स्मॉल d और स्मॉल l है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जिसको हम मशीन से मेजर करेंगे, एक्सपेरिमेंट से मेजर करेंगे। लेकिन D एंड L आर कॉन्फ़िगरेशन जिनको हम रूल से असाइन कर सकते हैं कि हमको किसी मॉलिक्यूल में करना है। तो जनरली जो D एंड L कॉन्फ़िगरेशन है दे आर गिवन फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप रहते हैं अलॉन्ग विद एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी
एल्डिहाइड या फिर कीटोन। जैसे मैं सबसे सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करता हूँ, विच इज़ द ग्लिसरल्डिहाइड। पहला मॉलिक्यूल जो सबसे सिंपल है दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। CHO, और इस मॉलिक्यूल में जैसे OH इधर लिखा, H इधर लिखा और ये CH2OH लिखा। इस मॉलिक्यूल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, 2 OH हैं, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो D है कॉन्फ़िगरेशन होगा या L, तो हम देखेंगे कि जब लॉन्गेस्ट चेन में इस तरह वर्टिकल में OH ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पर OH ग्रुप अगर राइट साइड आता है तो हम कॉन्फ़िगरेशन देते हैं D, और क्योंकि ये ग्लिसरल्डिहाइड है तो इसका पूरा नाम रहेगा D ग्लिसरल्डिहाइड। सिमिलरली इसकी एक मिरर इमेज भी अपन बना सकते हैं जिसमें CHO ग्रुप और CH2OH तो यहीं रहेंगे और OH अब की बार इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो अगर लॉन्ग चेन में OH ग्रुप इज एट लेफ्ट साइड तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं दैट इज L ग्लिसरल्डिहाइड। ये तो सिंगल कायरल एटम की बात हुई, लेकिन अगर हम मल्टीपल कायरल एटम्स के बारे में बात करी जाए तो उसमें भी अपन D एंड L कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं जिसमें एक CHO ग्रुप इस तरह जुड़ा हुआ है, H एंड OH इधर हैं और इसमें OH एंड H इस तरह जुड़े हुए हैं एंड दिस इज CH2OH। तो अगर इस तरह के मॉलिक्यूल में अपने को D और L बताना है तो अपन देखेंगे केवल ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट इन दोनों में किससे मिल रहा है, ये वाला पार्ट इनमें D वाले पार्ट से मिल रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज द D कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर OH ग्रुप राइट साइड है तो D, और सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा L कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसको बोलेंगे L कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कई बार हमको रॉन्ग फिशर प्रोजेक्शन लिखा होता है लेकिन फिर भी हमसे पूछ लिया जाता है दैट व्हाट विल बी द D एंड L कॉन्फ़िगरेशन इन सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे हमको एक मॉलिक्यूल दिया CHO HOH और अब की बार उन्होंने यहाँ लिख दिया CH2OH, OH इधर और H इधर। इस तरह के मॉलिक्यूल में हमसे पूछ लिया जाए कि वेदर इट इज़ कैपिटल D और कैपिटल L, तो सबसे पहले हमको पता रहना चाहिए दैट दिस इज़ द रॉन्ग फिशर प्रोजेक्शन। करेक्ट फिशर क्या होता है, करेक्ट फिशर ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स शुड बी एट द वर्टिकल लाइन। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन यहाँ है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस वाले ग्रुप को पहले यहाँ पर लाना है। इस वाले ग्रुप को अगर लाएंगे यहाँ पर सो वील हैव टू डू वन टाइम एक्सचेंज, और एक टाइम एक्सचेंज करने पर ये वाला ग्रुप तो यहाँ CH2OH आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। लेकिन हमको पता है कि वन टाइम एक्सचेंज करने पर मॉलिक्यूल रिवर्स हो जाता है, जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर 2 टाइम एक्सचेंज कर देते हैं देन वी विल गेट द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। सो एक बार और हमको ये एक्सचेंज करना पड़ेगा और अब की बार हमको H और OH को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो O इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। सो नाउ दिस इज द करेक्ट फिशर, और करेक्ट फिशर में हमको दिख रहा है दैट OH इज एट लेफ्ट साइड। सो इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन L हो जाएगा। जैसे अगली बार हम कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल अगर हमको दे दिया जाए जिसमें CH2OH इधर लिख दिया उन्होंने और OH इधर लिखा और H इधर लिखा, so we know that this is also not a correct fissure, this is a wrong fissure. So first we will have to convert this into a correct fissure projection. इसको correct fissure में कैसे convert कर सकते हैं अपन इसको देखेंगे कि अगर हमको इस कार्बन को इधर लाना है तो हाइड्रोजन इससे एक्सचेंज हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला तो CH2OH हो जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर हो जाएगा। और करेक्ट फिशर में केवल एक बार एक्सचेंज किया है, तो हम एक बार एक्सचेंज से तो हमने मॉलिक्यूल को बदल दिया, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो आइडेंटिकल रहना चाहिए जैसा हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो हमको एक बार और एक्सचेंज करना पड़ेगा टू गेट द आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। इसमें भी OH इधर आएगा और H फिर इधर आ जाएगा। अगेन वी आर गेटिंग OH दिस साइड, सो दिस विल आल्सो बी द L कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई? तो हम इस तरह मॉलिक्यूल्स में D एंड L कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता सकते हैं। कई बार हमको उल्टा फिशर प्रोजेक्शन लिख दिया जाता है,
जैसे हम इसकी तरह बात करते हैं, CH2OH ऊपर लिख दिया, OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, और यहाँ पर CHO लिख दिया। इस मॉलिक्यूल में पूछा जाए कि क्या ये करेक्ट फिशर है इसका, या मतलब पूछा जाए कि कैपिटल D है या कैपिटल L है, तो पहले हमको इसको करेक्ट फिशर बनाना पड़ेगा, जिसमें CHO ग्रुप शुड बी एट द टॉप एंड CH2OH ग्रुप शुड बी एट द लीस्ट पोजीशन, या मैं कहूँगा सबसे डाउनवर्ड पोजीशन में होना चाहिए। तो अगर हम इसी मॉलिक्यूल को लाइक स्टीयरिंग इसी प्लेन में घुमाते हैं बाई 180 डिग्री, सो विल गेट ए पोजीशन जिसमें CHO टॉप पे आएगा और CH2OH बॉटम में आएगा। सिमिलरली जब इस मॉलिक्यूल को इस तरह घुमाएंगे तो ये वाला जो OH है विल टेक दिस पोजीशन एंड H विल कम हियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो ये OH भी इधर आएगा, H विल इधर। तो ये करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन है, और करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में सेकंड लास्ट कार्बन पर OH लेफ्ट साइड है, सो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर हमको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाता है तो हम आराम से D और L कॉन्फ़िगरेशन उनमें बता सकते हैं। सिमिलरली D और L कॉन्फ़िगरेशन एमिनो एसिड्स में भी दिया जाता है। एमिनो एसिड्स कौन होते हैं? जिनमें एक ही कार्बन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी जुड़ा रहता है और NH2 भी जुड़ा रहता है। जैसे हमको इस तरह का कोई एटम दे दिया एंड दिस इज CH2OH। दीज आर द एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स में जैसे यहाँ पर ये सिंपल मिथाइल ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन करेक्ट फिशर में अगर NH2 राइट साइड आ रहा है सो दिस विल बी ए D टाइप एमिनो एसिड, और इस तरह के उसमें अगर NH2 लेफ्ट साइड आ जाता है तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे दिस विल बी L amino acids। तो D and L configurations are given for carbohydrates as well as for the amino acids। आइसोमेरिज्म का एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें हम लोगों को देखना होता है एमीन इन्वर्जन के बारे में। एमीन इन्वर्जन इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है एंड सपोज दिस इज कनेक्टेड विद 3 डिफरेंट स्मॉल ग्रुप्स लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, विच आर 3 डिफरेंट एंड स्मॉल ग्रुप्स। इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो होगा क्या कि इसकी एक और स्ट्रक्चर बन सकती है जिसमें हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज HDNT। तो होता क्या है कि इसमें जो ये पिरामिड इसका जो स्ट्रक्चर है, ये मॉलिक्यूल इससे इसमें कन्वर्ट हो सकता है बाई गोइंग थ्रू, सपोज इसका नाम अगर हम A देते हैं, इसका नाम B देते हैं, सो दिस A कैन कन्वर्ट इनटू B थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें होगा क्या कि HDT इस तरह एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी और जिसमें लोन पेयर कहीं इधर आ जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह की स्पीसीज बनी जिसमें एक पिरामिड था, नाइट्रोजन इज कनेक्टेड विद HDNT विच आर स्मॉलर ग्रुप्स, एक लोन पेयर ऐसे था। तो होगा क्या कि रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी प्रोवाइड होती है तो उसकी वजह से होगा क्या, ये मॉलिक्यूल के प्लेन में ग्रुप ऊपर आएंगे और देन अम्ब्रेला इन्वर्जन की तरह, जैसे अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाता है इस तरह ये मॉलिक्यूल्स इन्वर्ट हो जाएंगे। बट ड्यूरिंग फ्रॉम द A टू B इसको एक इस तरह की पोजीशन से होकर गुजरना पड़ेगा विच इज कॉल्ड एज द C, जिसमें HDT दीज आर प्लेनर। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा तो A इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, B इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन जो C है दिस इज प्लेनर। और इसमें अगर देखा जाए तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पर रिपल्सन उतना नहीं होगा। सो स्टेबिलिटी की जब बात करी जाएगा तो A और B में इक्वल रिपल्सन हो रहे हैं, सो A और B की स्टेबिलिटी तो इक्वल रहेगी। अब C की ज़्यादा या कम रहेगी तो हम कह सकते हैं रिपल्सन ज़्यादा हैं, सो स्टेबिलिटी ऑफ C विल बी कंपेरेटिवली लेस देन A एंड B। तो अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम भी बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी डायग्राम A और B की तो सेम रहेगी और C थोड़ा सा अबव द एनर्जी ऑफ A एंड B रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी लगी A से C तक जाने में, ये एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ से स्मॉलर ग्रुप जुड़े हुए हैं और उतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर ऑब्वियसली अवेलेबल होती है, सो A इज कन्वर्टेड इनटू B, और इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं एमीन इन्वर्जन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने A मॉलिक्यूल लिया किसी बीकर में, सो ये ऑटोमेटिकली B में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह ये इसका एक तरह से मैं बोलूँगा A और B के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R आता है, बिकॉज दिस इज आल्सो ए कायरल एटम व्हिच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट, तो अगर इसका R आता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S आएगा, तो हम बोलेंगे दैट A एंड B आर एनेंशियोमेरिक पेयर। एनेंशियोमेरिक पेयर।
तो जब हम बात करें ए और बी को अगर हम सेपरेट करने की बात करें तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कैसे कि मान के चलो हमने किसी टेक्निक से ए और बी को अलग कर भी लिया, तो जो बाकी बचा ए रहेगा अलग बीकर में और बी रहेगा, दैट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू बी। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर वो एनर्जी प्रोवाइड है। अगर ये ग्रुप्स छोटे हैं तभी एमीन इन्वर्जन हो सकता है, अगर ये ग्रुप्स बड़े हैं तो एमीन इन्वर्जन नहीं होगा। और ऐसे केस में हम रिजोल्यूशन या मैं कहूँ कि आराम से मॉलिक्यूल्स को या एनेंशियमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा केवल एमीन के केस में देखा जाएगा जिनसे अटैच्ड ग्रुप स्मॉलर है। लेकिन अगर फॉस्फीन आ जाता है या मैं कहूँगा फॉस्फोरस से जुड़े डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं ए बी सी, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एमीन इन्वर्जन या मैं कहूँ इन्वर्जन नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि अगर कोई नाइट्रोजन ऑलरेडी कनेक्टेड है, सपोज इस तरह का नाइट्रोजन ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसका भी इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रुप पिछले वाले एग्जाम्पल में सब अलग अलग थे, तो इसके केस में भी एमीन इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। कई बार हमको और तरह का एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जहाँ पर एमीन इन्वर्जन पॉसिबल होता है, जैसे कि कार्बेनाइन के केस में। जैसे हम कार्बेनाइन लेते हैं CH, यहाँ पर ड्यूटेरियम, ये ट्रिटियम और ये कार्बेनाइन, यहाँ पर भी एमीन इन्वर्जन पॉसिबल है। इन्वर्जन नॉट एमीन इन्वर्जन, हमें सिंपल कह सकते हैं कि इन्वर्जन पॉसिबल है यहाँ पर। तो कब कब इन्वर्जन पॉसिबल होता है? या तो एमीन्स में या कार्बेनाइंस में, जब छोटे छोटे ग्रुप जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी कनेक्टेड है या फॉस्फोरस से जुड़े वाले एटम्स आ जाते हैं तो यहाँ पर इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने बात करी डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप की, और हमने देखा कि डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन किस किस को दे सकते हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द डेक्स्ट्रो एंड लीवो, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो हम केवल एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता रहूँगा यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री के, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।